हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन राय आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक्स की, जो कि 11th और 12th आपका यूपी बोर्ड, अगर आप स्टूडेंट हैं 11th में 12th में, तो ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये पार्ट 2 है। किसका पार्ट 2 है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट 2 नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो किसकी मिल से बनते हैं। वो प्रिंसिपल क्लास और आपके सबऑर्डिनेट क्लास की मिल से बनते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार के होते हैं। नाउन क्लास पढ़ा दिया गया है, एडजेक्टिव क्लास मैंने पढ़ा दिया है, और अब लास्ट में हम बात कर रहे हैं एडवर्ब क्लास की। तो एडवर्ब क्लास में जो 10 रूल्स थे उसमें से 3 रूल मैंने 9 रूल थे, मैंने से आपको 3 रूल पढ़ा दिया। आज 3 के बाद जो चौथा, पांचवा, छठा रूल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। इसके बाद एक पार्ट आपको और मिलेगा। एग्जाम्पल वीडियो भी आपको लगातार मिल रहा है, तो एग्जाम्पल्स आप करते रहिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। तो मैंने आपको बता दिया था कि टाइम प्रकट करने वाले कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं। हमने आपको उसके बाद पढ़ाया कि प्लेस यानी कि स्थान बताने वाले कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है। एट लास्ट हमने आपको पढ़ाया था सबसे अंत में कि रीजन यानी कि बिकॉज का प्रयोग हम लोग कारण प्रकट करने के लिए करते हैं। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दें कि सेंटेंस घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, तो आपको अर्थ निकालना है। हो सकता हो कि कभी जो सेंटेंस बाद में लिखा हो उसको पहले लिखना और पहले वाले को बाद में लिखना हो, तो इंपॉर्टेंट है कि आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि कंजक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको याद करते हुए चलिए कि बिकॉज कहाँ लगेगा, ठीक, व्हेन कहाँ लगेगा, क्योंकि जब आपको तीनों पढ़ा दिए जाएंगे तब आपको कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो को। आज कंडीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि शर्त बताने वाले जो कंजक्शन होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन यानी कि तुलना, जो कंजक्शन तुलना वाले होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो हम बात करेंगे कंट्रास्ट यानी कि विरोध प्रकट करने वाले जो कंजक्शन होते हैं उनके बारे में। तो ये 3 आज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 वीडियो है और आपने पार्ट 1 को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, देखते रहिए, क्योंकि देखिए क्लासेस जो आपको मिल रही हैं 20 जुलाई से इंटरमीडिएट की और हाई स्कूल की, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला अगर आप इससे जुड़े रहते हैं। आपके विद्यालय जब खुलता है तब खुलेगा, आपको अभी इससे तैयारी करते रहना है अपनी। चलिए, कंडीशन मीन्स होता है स्थिति, लेकिन यहाँ पर कंडीशन मीन्स होगा शर्त। देखिए, शर्त प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, तो शर्त समझते हैं। शर्त ये होता है कि यदि तुम नहीं आओगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये भी भाई शर्त ही तो हो गई। या तुम ज्यादा खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, यही शर्त ही है। आपके सामने शर्त, अरे भाई जैसे आप लोग बचपन में शर्त लगाते हो कि अगर ये जीत जाएगा मैच तो मैं इतने रुपए दूंगा, नहीं हार जाएगा इतने, ये शर्त तो अलग चीज है। शर्त मतलब ये होता है कि ये काम करोगे तो ऐसा काम हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, जो शर्त बताने वाले कंजक्शन होते हैं उनमें 2 का ही प्रयोग करा जाता है, इफ का और अनलेस का। ध्यान दीजिए, इफ मीन्स क्या होता है? इफ मीन्स होता है यदि, अगर। लोग कहते हैं अगर ये ऐसा होगा, अगर मगर आपने सुना होगा, यदि आपने एक शब्द सुना होगा यदि। तो इफ जो यूज किया जाता है वो किसमें यूज किया जाता है? इफ कंजक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एडवर्ब क्लास में कंडीशन में आता है। और अनलेस का प्रयोग किया जाता है इसी में। अनलेस का अर्थ होता है जब तक कि ना। एक शब्द मैंने बताया था अनटिल, देखिए अनटिल मैंने आपको बताया था, और एक शब्द है अनलेस। जानते हैं दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों निगेटिव होता है। पहले तो कॉमन बात जान लीजिए, यानी कि जिस सेंटेंस में अनटिल लगा होगा या जिस सेंटेंस में अनलेस लगा होगा, ध्यान सुनिए, जिस सेंटेंस में अनटिल लगा होगा या जिस सेंटेंस में अनलेस लगा होगा उसमें आप कभी नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव, देखो अन लगा हुआ है। और इसमें जो अनटिल होता है वो समय बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो अनलेस होता है वो शर्त बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए, अब अनलेस का अर्थ होता है जब तक कि ना। अब इसका प्रयोग समझते हैं। इफ का प्रयोग मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी, आपने सुना भी होगा। सुनिए, इफ का प्रयोग करते कहाँ हैं? इफ का प्रयोग वहां करते हैं जब आपको 2 सेंटेंस दिए गए हों, एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तो मान लीजिए वहां पर फ्यूचर ये इफ लगने वाला है। और इफ का प्रयोग कभी उस सेंटेंस में नहीं करते जिसमें बिल और सेल लगा होता है, ठीक, याद रखिएगा, जिसमें बिल और सेल लगा होता है उसमें इफ का प्रयोग नहीं करते। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा कि दोनों वाक्यों में बिल और सेल मिल गया, तो आपको क्या करना है, जो पहला वाक्य उसमें इफ का प्रयोग करना है, जो पहले काम हो रहा है, और उसके बिल सेल को हटा देना है, ठीक। और कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं, 2 सेंटेंस जिसमें पास्ट में शर्त बताई जाती है, यानी कि एक वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा होता है, दूसरे वाक्य में वुड हैव लगा होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी इफ का प्रयोग करते हैं। और इफ कहाँ लगाते हैं? जहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा होता है। तो शर्त हम 2 प्रकार समझते हैं। एक फ्यूचर की शर्त होती है, जैसे कहा जाए कि यदि वह आएगा मैं उसकी सहायता करूंगा, एक ऐसी शर्त हो गई, ये फ्यूचर की शर्त हो गई। एक
शर्त होती है कि यदि वह आया होता मैंने उसकी सहायता की होती। तो ये तो भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस की शर्त हो गई। तो फ्यूचर टेंस की जो शर्त होती है उसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस में बिल और सेल दिया होता है, तो आपको करना कुछ नहीं होता है। जिस वाक्य में बिल और सेल दे उसको कामा से जोड़ना है और दूसरे वाक्य आपको इफ से जोड़ना है, पहली चीज। और अगर ऐसा कुछ दिया है कि जो शर्त है वो पास्ट टेंस में दी गई है तो जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी गई उसको आपको इफ से जोड़ना है और दूसरे वाक्य को कामा से जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पर शर्त ही तो है कि कठिन परिश्रम करो तुम पास हो जाओगे। तो जब आप इफ लगाओगे तो क्या अर्थ निकलेगा कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। यानी कि आपको इस वाक्य को कुछ नहीं करना है, आपको इफ जोड़ना कहाँ है, इस वाक्य में आपको इफ जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं, आपने लगा दिया इफ। अब देखो क्या इस सेंटेंस में आपको कहीं सब्जेक्ट मिल रहा है, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस लग रहा है कि वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, तो आपको अब सब्जेक्ट इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि इफ के बाद सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट कौन सा लगाए, तो इस वाक्य को ध्यान सुनिएगा, कठिन परिश्रम करो तुम पास हो जाओगे। तो ये यहाँ पर कर्ता कौन सा छिपा हुआ है, भाई तुम कठिन परिश्रम करो तुम पास हो जाओगे ना। तो यहाँ पर चाहे हम ये कह दें कि कठिन परिश्रम करो तुम पास हो जाओगे, चाहे मैं ऐसा बोलूं कि तुम कठिन परिश्रम करो तुम पास हो जाओगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या मान लेंगे हम, यू मान लेंगे। तो इफ यू वर्क हार्ड कैसे बनेगा, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो जिस वाक्य में इफ लगा होगा वो सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन अर्थ किस में निकलेगा, दोनों का फ्यूचर इंडेफिनिट में निकलेगा। ध्यान समझिएगा, जिस वाक्य में इफ लगा होगा अगर दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इफ वाला वाक्य सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन अर्थ दोनों का निकलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसीलिए कई बच्चे गलती कर देते हैं, अगर उनसे ये कहो कि भैया ट्रांजिशन बनाओ, ये तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम पास हो जाओगे, तो वो सोचते हैं ना, ऐसे बनाते हैं कि इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड। तो कभी भी जिस वाक्य में इफ लगा होगा उस वाक्य में विल और शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके दूसरे वाले वाक्य में करेंगे, कामा वाले बाद वाले वाक्य में। इसका अर्थ निकालो एक बार, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम पास हो जाओगे। लेकिन अर्थ भले फ्यूचर में निकल रहा है लेकिन इफ वाले वाक्य में आपको विल और शैल नहीं यूज करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, नहीं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला सेंटेंस, सी हैड वर्क हार्ड, ठीक, सी वुड हैव पास्ट, वह कठिन परिश्रम की होती, सी वुड हैव पास्ट, वह पास हो गई होती। तो ऐसी कंडीशन में जिस वाक्य में यहाँ पर जो आपकी शर्त है वो पास्ट में है तो जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा उसमें इफ लगाएंगे, तो क्या होगा, इफ सी हैड वर्कड हार्ड, और दूसरे वाक्य को जो कहते हो लिख देंगे। तो इफ सी हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम की होती, सी वुड हैव पास्ड, वह पास हो गई होती। अगला सेंटेंस, यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तुम पास नहीं होगे। तो अब इसका क्या है, इसके दो तरीके हैं, अगर आप इफ से बनाना चाहते हो तो इफ से भी बन जाएगा, ये मैं अनलेस से बनाऊंगा। इफ से आप देख लीजिए, बना दीजिए कि इस वाक्य में बिल लगा हुआ है तो ये आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें डू नॉट लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जिसमें इफ लगाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, चलेगा। तो आप इसमें इफ लगा दीजिए, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ये तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास। अभी इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तुम पास नहीं होगे। लेकिन जैसे आपने इसमें इफ लगा दिया पहले वाले वाक्य में और दूसरे वाले वाक्य को कामा से जोड़ दिया, अब दोनों वाक्यों का जो अर्थ होगा वो फ्यूचर में ही निकलेगा, भले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड है तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। लेकिन अगर मैं कह दूं इसको आप अनलेस से बनाओ, तो आप इसमें अनलेस लगाओ तो कैसे लगेगा, ये हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड। ध्यान समझिएगा, अब देखिए जब मैंने अनलेस लगाया तो मैंने डू नॉट यहां से हटा दिया, ठीक, और अगले वाले वाक्य को हमने जो कहते हैं लिख दिया यू विल नॉट पास। अब क्यों हटा दिया, वो मैंने आपको बताया क्योंकि जिस वाक्य में अनलेस लगा होता है उस वाक्य में कभी नॉट नहीं लगता है, क्योंकि अनलेस खुद से ही नेगेटिव होता है, क्योंकि अनलेस का अर्थ ही होता है कि जब तक कि ना। तो याद रखिएगा कि जिस वाक्य में अनलेस लगाएंगे, अगर आप नॉट हटाना चाहते हो डू नॉट, आप अनलेस लगा दो, आप नहीं हटाना चाहते हो आप इफ लगा दो। बस इतना याद रखिएगा कि अनलेस लगाने के बाद नॉट मत लगा देना उस वाक्य में, दूसरे वाक्य में लगेगा कामा के बाद वाले वाक्य में, लेकिन उस सेम वाक्य में आपको नॉट यूज नहीं करना है। गॉट इट, क्लियर हुआ। और भी क्लियर होगा जब आप एग्जाम्पल बनाओगे तो आपको और बेहतर क्लियर होगा। और एक दिन आपको मैं कंडीशनल सेंटेंस पे ही वीडियो अपलोड करने वाला हूं, उसमें आपको केवल कंडीशनल सेंटेंस के बारे में ही मैं बता दूंगा, तो वहां पर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लियर हो ही गया होगा, कुछ नहीं करना है आपको, दो वाक्य दिए होंगे, अगर एक वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आप इफ लगाओ, और जिसमें इफ लगाओ उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, दूसरे वाक्य को कामा से जोड़ देना है, दोनों में फ्यूचर है।
तब भी आप बनाओगे इफ से ही बनाओगे, जो काम पहले हो रहा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट से कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन मींस क्या होता है दोस्तों? कंपैरिजन मींस होता है तुलना। आप सब जानते हो कंपैरिजन करना, आपने करा भी होगा। अगर आप अभिभावक होंगे तो आपने अपने बच्चों का कंपैरिजन किया होगा, अगर आपके आप बच्चे होंगे तो आपने छोटे भाई का कंपैरिजन किया होगा। बट कंपैरिजन किसी का करना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, एक नेचुरल क्वालिटी होती है, सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जरूर छिपी होती हैं। देखिए कंपैरिजन में होता है तुलना। तुलना करने के लिए शब्द देन। आपको जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा 11th वाले 12th वाले, आप सब लोग जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको तो मालूम होगा, तो वहां पर इन चीजों का एक विस्तृत विवरण किया गया है इन सब का। लेकिन चलो यहां समझते हैं कि एज मतलब क्या होता है? एज समान तुलना, और सो एज निगेटिव वाली तुलना। मैं बताता हूं, जैसे कि सीता इज, आपको दो ही तरह के वाक्य मिलेंगे। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। गीता इज इक्वली ब्यूटीफुल, गीता उसके बराबर सुंदर है। तो एक शब्द इक्वली आपको मिलेगा तुलना के लिए, और एक आपको निगेटिव सेंस मिलेगा। तो जब निगेटिव सेंस मिलेगा तो आपको क्या लगाना है? सो एज लगाना है, और जब आपको पॉजिटिव सेंस मिलेगा तो एज लगाना है। तो सीता सुंदर है, गीता उसके बराबर सुंदर है, यानी कि दोनों सुंदरता दोनों सेम है। तो हमेशा याद रखें जिस वाक्य में इक्वली लगा होगा उस वाक्य को लेके आएंगे पहले बनाएंगे, तो हो गया गीता। फिर लगाएंगे सहायक क्रिया गीता इज, फिर लगाएंगे एज। ये जो डार्ट लिखा गया है इसमें वही एडजेक्टिव लिखते हैं जो एडजेक्टिव की बात यहाँ पर करी गई हो। तो किसकी बात करी गई है? ब्यूटीफुल की। तो गीता इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, गीता उतनी ब्यूटीफुल है जितनी की सीता। अर्थ निकालिए, सीता सुंदर है, गीता उसके बराबर सुंदर है, तो गीता उतनी सुंदर है जितनी की सीता। यहाँ पर एज क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर इक्वली शब्द आया हुआ था। अब अगला सेंटेंस देखिए कि लीला इज मोर इंटेलिजेंट, लीला अधिक बुद्धिमान है। आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम बुद्धिमान हूँ। लीला अधिक बुद्धिमान है, मैं कम बुद्धिमान हूँ। यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंस आ गया। और हमेशा याद रखिए कि जो सेकंड वाला सेंटेंस होगा जिसमें निगेटिव सेंस आएगा, जिसमें इक्वली शब्द आएगा, उसी वाक्य को पहले लिखेंगे। यहाँ पर आई लिख दीजिए, एम लगा दीजिए। अब निगेटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा, और जैसे आप नॉट लगाए तो एज कभी नहीं लगा सकते हैं, नॉट के साथ आपको सो एज ही लगाना है। तो आई एम नॉट सो। अब डार्ट के बीच में आपको क्या लगाना है? जिसकी विषय में चर्चा हो रही है, तो इंटेलिजेंट बताया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट हो जाएगा कि आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज लीला, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितने की लीला। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कभी तुलना वाला वाक्य आ जो जिसमें एक शब्द है इक्वली मिलेगा, आपको निगेटिव सेंस मिलेगा, ठीक, आपको मोर मोस्ट मिलेगा। तो जो दूसरा सेंटेंस जिसमें इक्वली शब्द आया है, जिसमें लेस शब्द आया, आपको उसको पहले लिखना है, और निगेटिव के साथ आपको सो एज का यूज करना है, और पॉजिटिव के साथ आपको एज का यूज करना है। दोस्तों बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रास्ट मींस क्या होता है? विरोध प्रकट करने वाले कंजक्शन। एग्जाम्पल वीडियो आप देखा करेंगे तो बेहतर उसमें आपको क्लियर होता जाएगा। कंट्रास्ट मींस होता है विरोध प्रकट करने वाले कंजक्शन। देखिए आपने सुना होगा दो, आल्दो, इवन इफ का कोई प्रयोग ही ज्यादा नहीं मिलता है, यद्यप होता है। देखिए आल्दो और दो मींस आपने सुना होगा यद्यप। अब इसमें क्या, इसमें आपको विरोध मिलेगा, यानी कि आपको दो वाक्य मिलेंगे, उसमें उल्टा होगा वाक्य में, ठीक, यानी कि जो काम उसमें होगा वो काम उसमें नहीं होगा, उससे उलट काम होगा, तो उसको बोलते हैं विरोध प्रकट करने वाले कंजक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट भैया आल्दो है, आल्दो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जैसा कि कहा जाए कि ही इज पुअर, वह गरीब है, वह ईमानदार है, आपको बनाना है तो वह गरीब, कोई गरीब है ईमानदार है, तो कैसे बनाएंगे? यद्यप वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो कैसे बन जाएगा? ये सेंटेंस आपका हो जाएगा कि आल्दो ही इज पुअर, यद्यप वह गरीब है, और याद रखिए वो आपको कामा से जोड़ देंगे, ही इज ऑनेस्ट, यद्यप वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। जो कामा होता है उसका मतलब होता है फिर भी। यहाँ पर कहीं बुक्स में आपको मिलेगा कॉमा के स्थान पे एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट आप कुछ मत लगाइए, कॉमा लगा दीजिए। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह सफल हो गया। अब बताओ भैया कोई कठिन परिश्रम कर रहा है और अगर वो फेल हो जा रहा है तो विरोध ही तो है, उल्टा ही तो है। अगर ऐसा होता कि उसने कठिन परिश्रम किया और पास हो गया, तो भाई कठिन परिश्रम पास होने के लिए तो किया था, और कठिन परिश्रम किया है तो पास तो होगा ही, लाजमी सी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसने कठिन परिश्रम किया, वह फेल हो गया, तो विरोध है। तो जब विरोध है तो क्या होगा? यद्यप उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? आल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यप उसने कठिन परिश्रम किया, कॉमा ही फेल्ड, वह फेल्ड हो गया, वह असफल हो गया, यानी कि उल्टा है। जैसे कहा जाए कि वह अमीर है, वह संतुष्ट नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? यद्यपि वह अमीर है फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो ये था आपका वीडियो पार्ट 2 एडवर्ब क्लास का। इसका एग्जांपल वीडियो आपको मिलेगा इस वीडियो के जस्ट बाद, आप उसको देखिएगा।
ये एडोब क्लास का पार्ट 2 वीडियो था आपको, और उम्मीद करता हूँ आपको कंडीशन, कंपैरिजन और कंट्रास्ट तीनों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। एग्जांपल्स बनाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो मैंने रूल बताए इस फ्यूचर टेंस के, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल भी दूंगा, आप वहां से जाके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। थैंक यू, ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।